अभी हाल 27 फरवरी को यहाँ उत्तराखंड के चमोली जनपद में बद्रीनाथ के पास माना गांव में हिमस्खलन की एक घटना हुई। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोड बनाई जा रही थी। श्रमिकों के रहने के लिए कंटेनर में व्यवस्था की गई थी और ये जो कंटेनर्स थे ये हिमस्खलन की चपेट में आए और इस घटना में 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। और इस घटना में 69 जो श्रमिक थे उनको बचा लिया गया और इसके लिए जो रहने की व्यवस्था कंटेनर में की गई थी और वहां पास में ही आर्मी और आईटीबीपी थे जिन्होंने जल्द राहत और बचाव कार्य आरंभ किया। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस घटना के बाद विभिन्न समाचार माध्यमों ने हिमस्खलन की घटना और उसके बारे में काफी कुछ बताया है और हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम देखें कि हिमस्खलन किन स्थानों पे होते हैं, कहाँ पे नहीं होते और इस घटना से क्या हम सीख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 27 फरवरी की सुबह माना गांव, जो कि बद्रीनाथ के पास इस क्षेत्र का आखिरी गांव है, वहां पर एक हिमस्खलन हुआ। सीमा सड़क संगठन के द्वारा, बीआरओ के द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। जो श्रमिक सड़क बनाने का कार्य कर रहे थे उनके रहने के लिए स्टील के कंटेनर्स में व्यवस्था की गई थी और ये जो कंटेनर्स थे ये हिमस्खलन की चपेट में आए। इस घटना में 8 श्रमिकों की मृत्यु हुई, 59 को बचा लिया गया। बचाए जाने में क्योंकि पास में आर्मी और आईटीबीपी के कैंप्स थे तो इन्होंने जल्दी से खोज और बचाव कार्य आरंभ किया, जिस वजह से इस घटना में हताहतों की संख्या सीमित रही। हिमस्खलन की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र के लिए हिमस्खलन कोई नई घटना नहीं है। जिस तरह मध्य हिमालय में भूस्खलन होना आम है, उसी तरह उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन होना एक आम घटना है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस घटना में जो बर्फ है वो पहाड़ी स्लोप पे तेजी से फिसलती है और इसकी जो फिसलने की गति है ये 300 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। और इस घटना में जो मास इन्वॉल्व है वो 10 लाख टन तक हो सकता है। इतना अगर मास 300 किलोमीटर पर घंटा की गति से नीचे आता है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है और रास्ते में जो कुछ आता है उसे ये विनाश कर देता है, उसका ये नुकसान करता है। तो हमने बात की थी कि ये जो खिसकता हुआ अवलांच है या खिसकती हुई बर्फ का मास है उसकी चपेट में यहाँ पर कुछ कंटेनर्स आ गए जिसमें कि श्रमिक रह रहे थे। एवलांच ने कंटेनर्स को डिस्प्लेस तो जरूर किया, अपने साथ वो नीचे ले गया, परंतु वो उनको पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके अंदर जो श्रमिक थे वो सुरक्षित रहे। जैसा हमने कहा, हिमस्खलन का मतलब बर्फ का पहाड़ी ढाल पे नीचे खिसकना और ये जो बर्फ खिसकती है ये विखंडित बर्फ हो सकती है, पूरा का पूरा बर्फ का स्लैब हो सकता है या फिर एकदम पाउडर फॉर्म में होती है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। परंतु जैसे ही नीचे आके ये रुकती है उसी के साथ इसका दोबारा से जमना, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है और कुछ ही समय में ये एकदम कंक्रीट की तरह ठोस हो जाती है और इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है और जिस वजह से ज्यादातर डेथ्स जो अवलांच में है वो होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि प्रायः कहा जाता है कि यदि आप अवलांच में फंस गए हो तो जब बर्फ रुक रही हो तो आप तेजी से आगे पीछे हिलिए, अपने आगे पीछे बर्फ को हटा के स्पेस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि बर्फ के जम जाने के बाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में हवा हो जिससे कि आप सांस ले पाए। आप जितनी देर सांस ले पाएंगे उतना ज्यादा मौका, उतना ज्यादा समय जो बचाव दल हैं उनको आपको बचाने के लिए मिल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके कुछ साथी, आप कहीं दल पे जा रहे हैं, आपके कुछ साथी हिमस्खलन की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि बाहरी मदद आने में समय लग सकता है, बाहरी मदद का इंतजार करने की अपेक्षा आपके पास जो भी संसाधन है उसको लेकर तुरंत खोज बचाव किया जाना चाहिए, क्योंकि बर्फ के अंदर सीमित मात्रा में हवा रहती है और कुछ समय के बाद व्यक्ति की
सांस न ले पाने के कारण मृत्यु हो सकती है। और यहाँ जो हम बात कर रहे थे, ये लोग कंटेनर्स के अंदर थे, तो कंटेनर्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में वायु थी। जितनी ज्यादा हवा बर्फ में फंसे व्यक्ति के पास होगी, उतना मौका जो खोज एंड बचाव दल हैं उनको मिलेगा, इनको खोज पाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कंटेनर्स के अंदर हवा थी और जल्द ही, क्योंकि पास में आईटीबीपी और आर्मी थी, तो सबने तुरंत खोज एंड बचाव कार्य आरंभ किया। तो ये कंटेनर्स के अंदर हवा, कंटेनर्स टूट नहीं पाए, खोज एंड बचाव कार्य एकदम शुरू हो गया। इस सब की वजह से इस घटना में जो मरने वाले थे उनकी संख्या सीमित रही। अभी हमने बात की थी कि हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन का होना या एवलांच का होना एक आम घटना है, तो इससे पहले भी यहाँ घटनाएं हुई होंगी। तो 2022 में सितंबर में जो केदारनाथ है उसका जो ऊपरी क्षेत्र है, वहां कई एवलांचेज एक के बाद एक आए और कई मीडिया द्वारा भी रिपोर्ट किए गए। काफी लोग चिंतित रहे और राज्य सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया, जिसके द्वारा निरीक्षण करके लोगों को आश्वस्त किया गया कि उससे निचले क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। ये ऊपरी क्षेत्र में हो रही घटनाएं हैं, हिमालयी क्षेत्र में जिनका होना आम है। उससे पहले फरवरी 2021 में आप सभी ने सुना होगा, धौलीगंगा के ऊपरी क्षेत्र में एवलांच हुआ और जो बाढ़ आई 7 फरवरी 2021 को, उसके लिए इस एवलांच को उत्तरदायी माना जाता है। और इस एवलांच में जो धौलीगंगा प्रोजेक्ट है, ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इनको काफी क्षति हुई। धौलीगंगा प्रोजेक्ट का जो मेन रिजर्वायर था वो पूरा का पूरा सिल्ट से भर गया था। वहां पर 207 के करीब व्यक्ति मारे गए थे। फिर 4 अक्टूबर 2022 को चौपदी का डांडा, वहां पर माउंटेनिंग कोर्स चल रहा था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का, और वहां पर एक स्लैब एवलांच हुआ, पूरा का पूरा स्लैब नीचे आया, जिसमें कि 29 माउंटेनियर्स मारे गए इस घटना। फिर 23 अप्रैल 2021 को ऋषिगंगा वैली में, उत्तरकाशी में, सोमना के पास एक हिमस्खलन की घटना हुई। और इस घटना में यहाँ पर भी बीआरओ का एक कैंप था, में श्रमिक रह रहे थे। ये पूरा का पूरा कैंप इस घटना में प्रभावित हुआ और इस घटना में 18 लोग मारे गए। इससे पहले भी 2003 में सोमना में ही हिमस्खलन की घटना हुई थी, जिसमें आईटीबीपी के 11 जवान मारे गए थे। यहाँ शायद आपने एक चीज ध्यान दी हो, हिमस्खलन की जितनी 4-5 घटनाएं हमने बताई, इसमें कोई भी स्थानीय व्यक्ति नहीं मारा है और न ही किसी परंपरागत जो गांव है उच्च हिमालयी क्षेत्र में वो प्रभावित। अब विभिन्न कारणों से वो संसाधनों की कमी हो सकती है, दूसरी चीजें हो सकती हैं। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र के निवासी हैं वो परंपरागत रूप से विंटर्स में माइग्रेट कर जाते हैं निचले इलाके। तो माना गांव में भी इस समय कोई व्यक्ति नहीं था। ज्यादातर जो उच्च हिमालयी गांव में रहने वाले हैं वो नीचे आ जाते हैं, निचले क्षेत्रों में माइग्रेट कर जाते हैं विंटर्स में, जिसकी वजह से प्रायः उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन के कारण क्षति नहीं होती है। इस समय इस क्षेत्र में क्योंकि बॉर्डर एरिया रहता है, तो आर्मी, आईटीबीपी और उसके जो अन्य कार्मिक हैं वो यहाँ पर रहते हैं। परंतु साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि जो गांव लोगों ने सेटलमेंट के लिए बनाए, वो ऐसे स्थानों पे उनकी लोकेशन चूज की जो प्रायः इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, और सच मानिए भूस्खलन की तरह हिमस्खलन जो है क्षेत्र की जियोमॉर्फोलॉजी पर निर्भर करता है कि कहाँ पर हिमस्खलन होगा, कहाँ पर नहीं होगा, और ऐसे क्षेत्रों का पता लगा पाना अपेक्षाकृत सरल है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना है, उसी तरह आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि कहाँ पर भूस्खलन की संभावना अधिक है। और भूस्खलन की ही तरह हिमस्खलन भी एक ही जगह पे बार बार होते हैं। तो आप अगर वैली को सरसरी तौर पे देखें तो आपको एवलांच शूट दिखाई देंगे स्पष्ट। वहां पर आपको वेजिटेशन अपेक्षाकृत कम दिखेगी। आपको रगड़ के कुछ निशान दिखाई दे सकते हैं, ऐसे मार्क्स दिखाई दे सकते हैं कि बर्फ के तेजी से फिसलने के कारण बने। वेजिटेशन वहां पे नहीं होगी, कुछ स्काउट सा सरफेस होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कुछ मटेरियल नीचे रोल करता है। तो ऐसे स्थानों पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ आपने देखा होगा कि ने सोमना की घटना बताई और अभी माना की, इन दोनों ही घटनाओं में
हालांकि पास में बीआरओ के, आर्मी के, आईटीबीपी के भी कैंप थे, परंतु यहाँ पर जो हताहत हुए केवल श्रमिक जो कि काम कर रहे थे वो हताहत हुए। तो आखिर ये श्रमिक ही क्यों हताहत हो रहे? तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो श्रमिकों के लिए यहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, उस क्षेत्र का सीरियसली मुआयना नहीं किया जाता है कि ये क्षेत्र सुरक्षित है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने जो उस इलाके को जानता हो, उस इलाके की जियोलॉजी जानता हो, या फिर उस क्षेत्र में पूर्व में जो घटनाएं हुई उनके बारे में जानता हो, तो वो सहज ही बता सकता था कि यहाँ पर हिमस्खलन की संभावना है। परंतु इस तरह के जो कैंप बनाए जाते हैं उसमें कई चीजों का ख्याल रखा जाता है। पानी नजदीक में होना चाहिए, फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए, वो कार्यस्थल से नजदीक होना चाहिए। तो कई बार आपने देखा होगा पानी, क्योंकि एक कॉनकेव सरफेस रहता है, पानी इन सरफेसेस में, चाहे वो एवलांच शूट हो, चाहे लैंडस्लाइड का शूट हो, उसके आसपास आपको पानी अच्छा मिलेगा। तो पानी की बहुत आयत रहती है, उसके पास में पुराना मटेरियल जो है उसकी वजह से, स्काउरिंग की वजह से फ्लैट सरफेस मिल सकता है। तो ऐसी जगहों पे प्रायः हम इस तरह के अस्थायी निवास बनाते हैं। तो यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीआरओ ऊपरी क्षेत्रों में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रायः काम करता है। तो जो श्रमिकों के लिए अस्थायी निवास बनाए जाएं या अन्य व्यवस्थाएं की जाएं, उसके लिए उसे एक एसओपी बनानी चाहिए कि किन स्थानों पे इस तरह का निवास हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। डीजीआरई है, रक्षा मंत्रालय की संस्था है, वो इसमें मदद कर सकती है एसओपी बनाने में। अन्य संस्थान है जो कि ग्लेशियोलॉजी में काम कर रहे हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इसमें मदद कर सकते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे थे कि इस घटना के बाद ऐसा क्या हुआ। यहाँ हिमस्खलन का होना आम है। हिमस्खलन कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, इसके बारे में सहज ही बताया जा सकता है। परंतु 27 फरवरी को यहाँ बद्रीनाथ के पास माना में जो घटना हुई, उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने क्या किया, औली बंद कर दिया। औली में उस समय क्योंकि बर्फ पड़ी हुई थी तो काफी टूरिस्ट आ रहे थे, परंतु टूरिस्ट के लिए औली जाना मना कर दिया गया। कहा कि वहां पे अवलांच का खतरा है। पता नहीं किसने बता दिया कि औली में हिमस्खलन हो सकता है। अब पूर्व में तो औली में तरह की कोई घटना रिपोर्ट की नहीं गई। अचानक से केवल बर्फ हो गई है, तो बर्फ तो वहां हर साल पड़ती है, काफी लंबे समय तक वहां बर्फ रहती भी है। इसीलिए वहां जो शीतकालीन खेल हैं, शीतकालीन स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, उसके लिए उचित माना जाता है। वहां परंपरागत रूप से इस तरह की चीजें होती रही। अगर बर्फ पड़ने पे हम यात्रियों को आने को मना करेंगे, तो औली में स्कीइंग के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आखिर फायदा क्या? इस पे भी प्रश्न किया जाना चाहिए। सरकार के पास इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं। हमारे आसपास में वाडिया इंस्टीट्यूट है जो ग्लेशियोलॉजी पे लंबे समय से कार्य कर रहा है। क्या उससे पूछा गया था? क्या उसके वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस तरह की घटना हो सकती है? तो बिना पूछे इस तरह का मैसेज कैसे चला गया, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि ये औली में अवलांच आएगा ऐसा बताया किसने? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमारा एक विभाग विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, विंटर में हम यात्रा की, शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं। दूसरी तरह अगर आप बात बी बात यात्रियों को रोकने लगे, टूरिस्ट को रोकने लगे, तो आखिर यहाँ आएगा कौन? और जिस व्यक्ति को यहाँ इतनी दूर आके असुविधा हो रही है, उसे औली नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जाहिर है वो सोशल मीडिया पे एडवर्स पोस्ट लिखेगा, और जो ये वर्ड ऑफ माउथ है, ये बड़ा नेगेटिव प्रभाव डालेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे टूरिज्म पे, यहाँ आने वाले लोगों की संख्या पे। और हाँ, साथ ही ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी अति संवेदनशीलता की वजह से, हमारे ओवर रिएक्शन की वजह से कोई नेगेटिव मैसेज न जाए। इस पक्ष पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम केवल प्रधानमंत्री जी के भरोसे न रहे कि उनकी ब्रांडिंग की वजह से यहाँ यात्री आएंगे। अगर यात्रियों को बात बेबात परेशानी होती है, तो जाहिर है यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आएगी, और एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमारी छवि पर एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हमने बात की हिमस्खलन की। हिमस्खलन कैसे होता है, किस ढाल पे होता है? वैसे देखा जाए तो हिमस्खलन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ ऊपरी क्षेत्र में बर्फ जमा हो रही हो, और ढाल जो है 30 से 45 डिग्री के बीच का हो, 30 से 45 डिग्री अंश पे ढाल हो,
वैसे होने को तो 20 से 60 डिग्री के बीच हिमस्खलन हो सकता है, पर प्रायः देखा गया है कि 30 से 45 डिग्री का जो स्लोप है वो ज्यादा संवेदनशील होता है। स्लोप अगर ज्यादा होगा तो ऊपरी क्षेत्र में बर्फ जमा ही नहीं होगी, और अगर स्लोप बहुत कम हो जाएगा तो बर्फ नीचे फिसल तेजी से नहीं पाएगी। तो ये 30 से 45 डिग्री का जो स्लोप है वो काफी क्रिटिकल है, और आप स्लोप को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हिमस्खलन पूर्व में हुआ है, पर यहाँ भविष्य में होने की संभावनाएं हैं। तो आप ऐसे क्षेत्रों से दूर रह सकते हैं। अगर आप फंस जाएं तो बर्फ के दोबारा से सॉलिडिफाई होने से पहले अपने हाथ पांव आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके अपने चारों ओर एयर स्पेस बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके पास सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा रहे, ताकि जो लोग आपको खोज रहे हैं उन्हें आपको बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। और इस चैनल में बताई गई बातें, की गई चर्चा अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।